सबसे बड़ा सवाल ये मैंने जो कहा कि दीपक बैज ही क्यों और मोहन मरकाम को अचानक हटाए क्यों? जो बड़ी वजहों में है उसमें सबसे पहला ये कि सत्ता और संगठन में कोई तालमेल की स्थिति नहीं थी। लेकिन अभी जो लगातार ट्वीट आ रहे हैं, मोहन शैलजा जी का भी ट्वीट आया कि मोहन मरकाम ने बेहतरीन काम किया। भूपेश बघेल जी ने कहा कि मोहन मरकाम ने अच्छा काम किया। नहीं, भूपेश बघेल और मोहन मरकाम जी में कोई तालमेल नहीं जम पा रहा था। नियुक्ति के बाद से ही था और जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे तनाव और बढ़ता जा रहा था, है ना। ये परीक्षा है, या जनता पास करेगी या फेल करेगी। आप अच्छा काम किए तो आपको जनता अवसर देगी। दीपक बैज मोदी लहर में बस्तर में कांग्रेस का परचम लहराया जी, है ना। तो बड़ी बात, दीपक बैज उस पद को डिजर्व भी कर रहे थे। विजय बघेल और भूपेश बघेल रिश्ते में चाचा भतीजा हैं और दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अभी ज्यादा होगी, 3-4 पहले से है, जब जाहिर है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो मुकाबला है कोई बड़े लेवल की, या तो केंद्रीय मंत्री है? अगर केंद्रीय मंत्री है तो विजय बघेल का केंद्रीय मंत्री बनना तय है। सबसे बड़ी चुनौती विजय बघेल जी की ये है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कहते हैं कि रेवड़ी हमको नहीं बांटना, मतलब फ्री वाला जो चीज है, तो रेवड़ी को चॉकलेट कैसे बनाना है, ये चैलेंज है। ये चैलेंज है चॉकलेट बनाने का। ऐसा कि रेवड़ी का विकल्प क्या होगा। भसीन जी के निधन के बाद लोग वहाँ पे जो है अपनी चहलकदमी शुरू कर दी है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से सबसे ज्यादा, कांग्रेस वाले तो पहले से एक्टिव थे, बीजेपी वाले भी शुरू कर दिए हैं। तो लोग अपनी जगह तराश रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो बहुत सारे नेता का अभी नाम लेना सही नहीं है। गंभीर नाम अभी तक जो समझ में आ रहे हैं वो रीता गेरा जी हैं, भयंकर एक्टिव है मैडम, MIC के मेंबर। पिछले 8 महीने से मैं देख रहा हूँ किसी भी अनुचित प्रयोग को वैशाली नगर के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यशवंत, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अनुचित प्रयोग भिलाई नगर की जो स्थिति बड़ी साफ है। प्रेम प्रकाश जी लड़ेंगे और कांग्रेस से देवेंद्र यादव लड़ेंगे। जागेश्वर साहू को चुनाव लड़ाए, रमन सिंह खुद आए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बोले, उसके बाद भी वैशाली नगर के लोग वोट नहीं दिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में कल बड़ा हलचल हुआ। हलचल उस वक्त हुआ जब मोहन मरकाम का नाम हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष से और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई दीपक बैज के रूप में। दीपक बैज जो है बस्तर से सांसद है और इसके कयास काफी लंबे समय से चल रहे थे कि दीपक बैज कभी भी बस्तर से सांसद हैं, वो PCC चीफ की कमान संभाल सकते हैं। मोहन मरकाम को क्यों हटाया और दीपक बैज ही क्यों बनाए, ये बड़ा सवाल है। इस पर कई सारे मायने निकाले गए हैं। आज उसी विषयों पर हम बात करेंगे। आलोक तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है भिलाई के। सबसे बड़ा सवाल ये मैंने जो कहा कि दीपक बैज ही क्यों और मोहन मरकाम को अचानक हटाए क्यों, शुरुआत इस विषय पर करेंगे, उसके बाद हम और भी विषय हैं। यशवंत, एक्चुअल में मोहन मरकाम की जो नियुक्ति हुई थी 2018 विधानसभा चुनाव के बाद, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद मोहन मरकाम की नियुक्ति हुई थी और मोहन मरकाम का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका था, लगभग नहीं, समाप्त ही हो चुका था। और तब से नए अध्यक्ष को लेकर के पार्टी के भीतर कवायद चल रही थी और राष्ट्रीय अधिवेशन जब रायपुर में हुआ उस समय भी, उस सम्मेलन के बाद भी ऐसी चर्चा थी कि मोहन मरकाम कभी भी हटाए जा सकते हैं। उसकी जो बड़ी वजहों में है उसमें सबसे पहला ये कि सत्ता और संगठन में कोई तालमेल की स्थिति नहीं थी। लगातार खींचतान जैसा माहौल पार्टी में बन गया था। पार्टी की बैठकों में भी कई बार देखने को मिला कि भूपेश बघेल खुद डिफेंसिव मोड पे आते थे, PCC पदाधिकारियों को फटकार लगाते थे कि टाइम पे सूचना नहीं दे रहे हैं। विधानसभा के भीतर मोहन मरकाम लगातार सरकार पे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, जिससे कई मामलों को उठा दिया था उन्होंने, कई मामलों को प्रश्न लगा दिया था। खनिज न्यास पे करोड़ों के घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया था, उस पर जांच भी शायद शुरू हो गई है जी। ये सब चीज़ें थी। दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी 10 दिन पहले मोहन मरकाम ने प्रदेश महामंत्रियों को हटाकर मतलब प्रदेश महामंत्रियों के कार्यभार में परिवर्तन किया था, जिसपे शैलजा प्रभारी हैं, जो शैलजा जी, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और ये कहा था कि नहीं, जो जैसा स्थिति में काम हो रहा वैसा चलता रहेगा। लेकिन मोहन मरकाम ने उस आदेश को निरस्त नहीं किया। तो ये कहीं न कहीं खींचतान, पार्टी के भीतर खींचतान की स्थिति थी और अपनी मर्जी चलाने की थी। हाँ, मोहन मरकाम ने बिना शायद भूपेश बघेल से डिस्कस किए उस लिस्ट में भूपेश बघेल और मोहन मरकाम जी में कोई तालमेल नहीं जम पा रहा था। नियुक्ति के बाद से ही था और जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे तनाव और बढ़ता जा रहा था, तो इनको बाहर जाना ही था। ये सबसे बड़ी वजह यही है। दूसरी बड़ी वजह ये, मोहन मरकाम कोंडागांव से विधायक हैं, उनको खुद को चुनाव लड़ना है जी।
और विधानसभा चुनाव के दरमियान एक प्रदेश अध्यक्ष को पूरे प्रदेश की कमान रहती है, पूरे बिल्कुल। प्रदेश की विधानसभा 90 विधानसभा को भी देखना था। तो ऐसी स्थिति में मोहन मरकाम या चुनाव लड़ते एंगेज हो जाते हैं तो या यहाँ फिर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अपनी भूमिका का ये भी एक निर्वाह रीजन करते है, हैं। चुनाव उनको तो लड़ाना है। उनको चुनाव लड़ाना है, इसलिए पार्टी उनको फ्री छोड़ सकती है कि अपनी विधानसभा को आप पहले फोकस करें। जी जब बस्तर का चरण निपट जाएगा तो बाकी चरण मोहन मरकाम का हो सकता है कि उपयोग हो। जी लेकिन अभी जो लगातार ट्वीट आ रहे हैं, शैलजा जी का भी ट्वीट आया कि मोहन मरकाम ने बेहतरीन काम किया। हाँ, वो भूपेश बघेल दिखाने के जी लिए ने हो कहा सकता कि है। मोहन मरकाम ने अच्छा काम किया। तो ये केवल बीजेपी वाले ये ट्वीट किए कि बहुत अच्छे काम करने वाले मोहन मरकाम को हटा दिया, सिंपैथी जनरेट कर रहे हैं उनके लिए। नहीं, वो तो बीजेपी चुटकी लेगी। उनका अधिकार भी है क्योंकि विपक्ष में है। हम्म। और ये दो बड़ी वजह थी मोहन मरकाम जी को। दीपक बैज क्यों, मतलब बस्तर से दीपक थे। बैज अभी कांग्रेस में जो एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का जो समय चल रहा है, ज्यादा दौर एज चल भी रहा होगी ना है। इनकी। हमारी उम्र के हैं, जी। 50 के अंदर के ही होंगे 50 मेरा अंदर। अंदाजा है। दीपक बैज मोदी लहर में बस्तर में कांग्रेस का परचम लहराया जी है ना, तो बड़ी बात दीपक हुई। बैज उस पद को डिजर्व भी कर रहे थे। बिल्कुल। और अभी 1.5 महीने पहले दीपक बैज को राहुल गांधी से भी मिलाया गया। हाँ, उसी समय से कयास लगाया जा उसी रहा समय है। से हमने ये- लास्ट में डिबेट, हमने चर्चा में कहा भी था, आपने कहा था। 2-2.5 महीने पहले मैंने बताया भी था कि दीपक बैज पीसीसी चेयरमैन बन हो सकते सकते हैं। हम्म। तो ये ऐसा रहा है। इसका दीपक इम्पैक्ट कितना पड़ जाएगा ग्राउंड पे, दीपक बैज यूथ संगठन पे भी और चुनाव पे भी? चुनाव पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है यशवंत, क्योंकि कांग्रेस ने अपना सभी संभागों का सम्मेलन निपटा चुकी है। जी, नस नस को पूरा। बूथ चलो अभियान लगभग पूरा हो चुका है। दूसरा, भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौरान 90 विधानसभा नब्ज टटोल चुके हैं। नब्ज टटोल चुके हैं। बिल्कुल। खुद पीसीसी के चेयरमैन रहे हैं, इसलिए 90 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं कि कौन कितना प्रभावी है, कितने काम का है। संगठन को बहुत अच्छे से। तो भूपेश बघेल के लिए संगठन बेशक जरूरी चीज़ है कि चुनाव में संगठन का होना, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ेगा ये हम नहीं हो सकते, क्योंकि भूपेश बघेल ही हैंडल करेंगे चीजों को। हैंडल भूपेश मतलब बघेल। मुख्यमंत्री। और देखिए, भूपेश बघेल के चेहरे पे ही सब कुछ होना बिल्कुल है ना। ये परीक्षा है, या जनता पास करेगी या फेल करेगी। आप अच्छा काम किए तो आपको जनता अवसर देगी, और कोई रह गया है तो आपको बिल्कुल नुकसान होगा। ये एक बड़ा घटनाक्रम था कल का। लेकिन दूसरा बड़ा घटनाक्रम हमारे दुर्ग के लिए रहे। सांसद विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन बनाया बीजेपी ने। ये पहला वक्त है सबकी उन्हें इतना बड़ा पोस्ट मिला है संगठन में। विजय बघेल जी सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले लोकसभा के प्रत्याशी हैं। लेकिन लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, कहाँ घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन बना दिए। नहीं, घोषणा पत्र समिति कोई फुल टाइमर नहीं है कि 5 साल आपको घोषणा पत्र समिति के 4 महीने चेयरमैन का ही रहना है। 3 महीने का खेल है ये 4 महीने का दायित्व है जी। और ये बड़ी चीज है यशवंत। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में टीएस सिंहदेव कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के प्रमुख थे। बिल्कुल। उन्होंने पूरे उनके प्रदेश घोषणाओं पे सरकार आ गई यहाँ का पे। दौरा करके घोषणा पत्र तैयार किया और परिणाम स्वरूप सरकार बनी और मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार हुए। 2.5 साल का फार्मूला भी बना, हालांकि डिप्टी पूरा सीएम नहीं बन हुआ। गए। आज डिप्टी सीएम है, बिल्कुल। तो ये बड़ी चीज है। और मुझे जहाँ तक ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके दिमाग में पाटन की एक विधानसभा, जहाँ भूपेश बघेल जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जी विजय बघेल और भूपेश बघेल रिश्ते में चाचा भतीजा हैं, जी। और दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अभी जग जाहिर है। अभी ज्यादा होगी 3-4 नहीं, दिन पहले से है, जग हाँ, जाहिर नहीं, है। अभी जुबानी जंग शुरू हो जब गई है। नगर पालिका के निर्दलीय अध्यक्ष बने तब से जंग शुरू हुई है, जो अभी तक जारी है। और 2008 में विजय बघेल वहाँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीतकर संसदीय सचिव बने। लोकसभा में एक बड़ा अंतर पाटन से उनको मिला। नहीं, पाटन विधानसभा में 23,000 का अंतर आया। तो कहीं ना कहीं पाटन में विजय बघेल की अपनी अहमियत है, पार्टी इस बात को समझ रही है। और आप देश के किसी भी राज्य में देखिएगा, वहाँ के प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्रियों को फ्री भाजपा नहीं छोड़ी है। अच्छा, इंगेज करके रखे हैं, एंगेज करके रखती है। हरीश रावत रहे, चाहे कोई भी रहा कहीं की हो, रहे। बहुत टाइट फाइट में फंसाती है। अखिलेश यादव को देख लीजिए, कैबिनेट मंत्री वहाँ चुनाव लड़े, उसका अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट बीजेपी ने लड़ाया। तो पार्टी के दिमाग में कोई मजबूत प्रत्याशी पाटन के लिए ढूंढा जा रहा है। उसमें एक विजय बघेल का बड़ा नाम है। विजय बघेल जी खुद बोल चुके हैं कि मैं, हाँ, व्यक्तिगत अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं पाटन बोलूंगा। व्यक्तिगत मंशा अलग चीज है। सरोज पांडे का भी एक बड़ा नाम है, राष्ट्रीय नेत्री हैं। अच्छा, भूपेश बघेल जी को डिस्टर्ब करने के लिए
चुनाव को एंगेज करने के लिए लड़ाया जा सकता है। कि बड़े भाई पिछले 2018 में रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव प्रणव शुक्ला भेजी गई। अटल जी की भतीजी थी, कांग्रेस में ज्वाइन की थी, उनको वहाँ चुनाव लड़ाया गया और वो ये पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि इंगेज करने के लिए 10 दिन में, ताकि बाकी सीटों पे भूपेश 10 बघेल दिन में रमन सिंह को 40,000 की लीड को 15,000 मिले 14-15,000 में ले आई। तो ऐसा कुछ प्लान होगा। तो लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो मुकाबला है कोई बड़े लेवल के बड़े राष्ट्रीय लेवल, या तो केंद्रीय मंत्री है? अगर केंद्रीय मंत्री है तो विजय बघेल का केंद्रीय मंत्री बनना तय है। ये नहीं कि अब देखिए समय अब बलवान बहुत होता टाइट है। है, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर विजय बघेल में पार्टी संभावना ढूंढ लेकिन रही है। उनके खेमे में चर्चा है कि 15 जुलाई के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, विजय बघेल जी के लिए भी कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री बना के प्रोटोकॉल के थ्रू पूरा प्रदेश घूमने का मौका मिल जाए। वो भी एक संभावना है। हाँ। और काफी दिन से जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात आती है तो विजय बघेल एक नाम होते हैं, एक नाम होता है कि छत्तीसगढ़ से। इनको स्थान दिया जाए। उसकी वजह है कि भूपेश बघेल जिस समाज से हैं वो उस समाज से भी हैं, परिवार है और गुरमी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे विजय बघेल जी। तो सामाजिक तौर पे बेहद मजबूत भी बीजेपी हैं ये भी विजय सोच रही है कि मुकाबला केंद्रीय मंत्री बना देते हैं, केंद्रीय मंत्री बनाने के बाद चुनाव लड़ाते हैं, मुकाबला लेवल का हो जाएगा। मुख्यमंत्री के लेवल का आदमी जब चुनाव लड़ेगा तो वहाँ फाइट होगा या फाइट तो जीत होगा। हार तो नहीं, भी अपनी वो हार जीत तो बहुत बात का फाइट विषय हो है, जाएगा मुकाबला। लेकिन चुनावी रोचक होगा और भूपेश बघेल जी एंगेज होंगे तो बाकी 90 सीटों में आप कलकत्ता देख लीजिए, ममता बनर्जी के खिलाफ जो उनको क्या नाम है, उनको जो अधिकारी क्या नाम उनका शुभेंदु अधिकारी लड़े, माहौल बन गया था पूरा देश। नहीं हारी ममता बनर्जी, ममता जी हार गई। हाँ, मुख्यमंत्री हार चुनाव हारे, मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे। तो ऐसी बहुत सारी समीकरण होता है सकते हैं। तो विजय बघेल को हाइट दी जा रही है पार्टी में। घोषणा पत्र का संयोजक बनाया जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि घोषणा पत्र, इसके पहले के जब घोषणा पत्र 3 चुनाव के हुए थे उसमें बृजमोहन जी अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, अजय चंदाकर जी सब दिग्गज और मतलब अभी शीर्षन शर्मा, अमर अग्रवाल और तो विजय बघेल जी को उनकी टीम का संयोजक बनाना ये अपने आप में है ना, ये बड़ी चीज है। अच्छा, ये एक चीज और कुछ लोग ये भी कर रहे थे कि बीजेपी क्या लाएगी घोषणा पत्र में, क्या हो सकता है, मतलब ऐसे लोग लुभाने वाले वादे क्या हो, घोषणा क्या हो जिसपे लोग अट्रैक्ट हो जाए और दबा के कमल बटन में दबा के आए। देखिए कल तक मतलब कल मोदी जी के आने के पहले तक जन चर्चा यही थी कि किसान न्याय योजना चल रही है, कर्जा माफी है, किसानों की हितैषी कांग्रेस की सरकार दिख रही थी। हाँ। लेकिन जैसी मोदी जी बोले कि 80% राशि तो धान खरीदने का सेंट्रल से आता है, तो लोग चर्चा तो करने लगे हैं। हाँ, कि यार उधर मोदी जी दे रहे तब तो इधर दे रहे हैं, है ना, ये बातें हो रही है। तो चर्चा हो रही है। अब घोषणा पत्र की जब बात आएगी तो अभी तो समिति की पहली बैठक होगी, पूरे प्रदेश भर का दौरा होगा, जो सभी वर्गों से मिला जाएगा। सभी वर्गों से। कल मैं विजय बघेल जी से मुलाकात भी मेरी हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और रायशुमारी के बाद जो निकालेंगे, पूरा तैयार जो कर सकेंगे उसी को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। हाँ, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कर सकेंगे वही बोलेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती विजय बघेल जी की ये है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कहते हैं कि रेवड़ी हमको नहीं बांटना, फ्री में नहीं बांटनी, मतलब फ्री वाला जो चीज है, तो रेवड़ी को चॉकलेट कैसे बनाना है, ये चैलेंज है। ये चैलेंज है चॉकलेट बनाने का। ऐसा कि रेवड़ी का विकल्प क्या होगा जिससे मतदाता प्रभावित हो। बिल्कुल। तो इसका जो चुनाव भी विजय बघेल जी को करना है, बड़ा दायित्व है जी। और इस समिति के बहाने विजय बघेल जी राष्ट्रीय राजनीति के जो भाजपा के रणनीतिकार हैं उनसे बात करने का अवसर मिलेगा, तो इससे व्यक्तित्व भी उनका उनका व्यक्तित्व भी निकलेगा, उनका व्यक्तित्व भी निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक अब तीसरे विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भिलाई में हैं और भिलाई वैशाली नगर का हिस्सा है, भिलाई है वो भी। भसीन जी के निधन के बाद लोग वहाँ पे जो है अपनी चहलकदमी शुरू कर दी है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से सबसे ज्यादा, कांग्रेस वाले तो पहले से एक्टिव थे, बीजेपी वाले भी शुरू कर दिए हैं। तो लोग अपनी जगह तराश रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो बहुत सारे नेता का अभी नाम लेना सही नहीं है। क्या लगता है वहाँ पे क्या चल रहा है? विद्यारतन भसीन जी का निधन भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ा नुकसान ही है, विधानसभा को भी है और इस जिले को भी है। भसीन जी मतलब उनका विजन था, काम करने का तौर तरीका था, लोगों के सुख दुख में बराबर शामिल होते थे। तो भसीन जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उनका जाना निश्चित रूप से समाज का सभी का नुकसान है। बीजेपी को राजनीतिक तौर पे इसका नुकसान
होगा। उनके जाने के बाद इस वैशाली नगर में 2,70,000 के आसपास मतदाता हैं यशवंत, वैशाली सीट पे। और 2018 में जब ये विधानसभा बनी तब से यहाँ लगातार 2008 में मतलब बड़ा चेहरा ही चुनाव लड़ा है। सरोज पांडे के तौर पे पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने आई। कांग्रेस से बृजमोहन सिंह प्रत्याशी थे। अच्छा मुकाबला हुआ, 20,000 के आसपास, 20-22,000 का अंतर आया। लेकिन उसी चुनाव के बाद जो है लोकसभा जब हुआ तो सरोज पांडे जी लोकसभा चले गई, तो उपचुनाव हुआ। किसी भी अनुचित प्रयोग को वैशाली नगर के लोग स्वीकार नहीं करते हैं यशवंत, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अनुचित प्रयोग मतलब प्रत्याशी चयन में आप किसी को भी थोप दोगे तो यहाँ के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जागेश्वर साहू के तौर पे एक उपचुनाव में प्रयोग हुआ था, बीजेपी ने एक बार किया। जागेश्वर साहू को चुनाव लड़ाए, रमन सिंह खुद आए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बोले, उसके बाद भी वैशाली नगर के लोग वोट नहीं दिए। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हमारे बड़े आदरणीय थे भजन सिंह रंकारी जी, वो चुनाव जीते। उसके बाद का जो चुनाव हुए भसीन जी लगातार जीते हैं। तो कुल मिलाकर के वैशाली नगर की जो सीट अभी खाली हुई है, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में लंबे बहुत सारे दावेदारों की, और सबसे ज्यादा दावेदार एक्टिव यही नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दावेदार यही, बड़ी संभावना भिलाई नगर में तो दोनों अपनी सीट भिलाई नगर की तो स्थिति बड़ी साफ है कि प्रेम प्रकाश जी लड़ेंगे और कांग्रेस से देवेंद्र यादव लड़ेंगे। पर यहाँ की स्थिति बड़ी गंभीर है। गंभीर इसलिए कि हर दूसरा आदमी यहाँ दावेदार है। पार्षद से लेके एक समाज सेवी का भी है। गंभीर नाम अभी तक जो समझ में आ रहे हैं वो रीता गेरा जी हैं, एक्टिव है मैडम, एमआईसी के मेंबर। पिछले 8 महीने से मैं देख रहा हूँ एक्टिव है। उनका दौरा चल रहा है, एक भी वार्ड नहीं बचा होगा जहाँ वो नहीं गई होंगी। आप किसी भी दीवार में चले जाइए, मुकेश चंद्राकर जी का नाम आपको देखने मिलेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे वो भी लगातार सक्रिय हैं। तुलसी साहू एक अपने आप में बड़ा नाम है, राज्यसभा की मेंबर जो रही हैं। रंजिता रंजन, उन्होंने तो बोल भी दिया चुनाव लड़ेंगी, मैं प्रचार करने आऊंगी, है ना, ऑन वीडियो बोली वो, ठीक है। तो बड़े दावेदार हैं। बृजमोहन सिंह खुद अपने आप में दावेदार हैं। ये तो कांग्रेस के हो गए। संदीप निरंकारी मतलब मैं सबसे बड़ा गंभीर प्रत्याशी उनको मानता हूँ। हाँ, मतलब नीरज पाल लगातार सक्रिय हैं, महापौर के तौर पे दोनों विधानसभा में सक्रिय हैं। हालांकि नीरज पाल ने अभी तक कोई दावेदारी नहीं दिखाई है, पर पार्टी काम कर रहे हैं। संभावना तो ढूंढी, पार्टी अगर चाहे तो भाई चलो काम अच्छा, पार्टी संभावना तो ढूंढी जाती है। भसीन जी भी मेयर रहे हैं, तो मेयर रहते विधायक उनको टिकट मिली थी। देवेंद्र यादव भी मेयर रहते हुए विधानसभा की टिकट पाए। बिल्कुल। सरोज पांडे दुर्ग की मेयर रहते हुए वैशाली नगर की टिकट पाई। तीनों एक साथ हो गया, ठीक है ना। तो संभावना कभी खत्म नहीं होती जी। अच्छा, एक चीज और है, भारतीय जनता पार्टी में भी नामों की लंबी लाइन है ना। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचूरा खुद दावेदारी कर रहे हैं। सरोज पांडे जी की लगातार सक्रियता बनी हुई है। हाँ, मैडम के दौरे बढ़ गए हैं, लगातार सक्रियता एक वार्ड के लिए एक ही दिन अटेंड कर रही है वो, ऐसा बीच में सबसे गंभीर नाम है जी। सबसे गंभीर नाम है, पहले विधायक रही है यहाँ पे। रिकेश सेन है, नेता प्रतिपक्ष रहे, 5 बार के पार्षद हैं। पिछले साल बड़े नेताओं से उनके संपर्क हैं, बिल्कुल, है ना। डॉक्टर रमन सिंह के गुड बुक में शामिल हैं, गॉडफादर बोलते हैं डॉक्टर रमन सिंह के आदमी। तो बहुत सारे नाम है। ये तो अपन लोग अभी डिस्कस करेंगे इस पे, अलग से विशेष चेंबर की सक्रियता लगातार बढ़ी है। चेंबर ऑफ कॉमर्स की, चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो अजय भसीन है, गार्गी शंकर मिश्र जी हैं, बिल्कुल, ये भी अपनी संभावनाएं ढूंढते हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत लंबी लाइन है। एक संगीता केतन शाह भी है। हाँ, उनके लोगों ने ये कहा था, मैंने जब दुर्ग में अमित शाह की रैली थी तो मैंने उनसे पूछा था कि संगीता मैडम चुनाव लड़ेंगी क्या करके। तो उन्होंने कहना कि चुनाव लड़ेंगी और टिकट मिलेगी भी। तो टिकट नहीं मिलेगी कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा, क्लिप हम दिखाएंगे भी, उन्होंने कहा कि दबाव बनाएंगे पार्टी में। उनके कुछ लोगों ने कहा नहीं आता है जी। लेकिन सिंप्लेक्स कास्टिंग की वो चेयरमैन है संगीता शाह, और हाल ही में ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। भाजपा की राजनीति में पहला ऐसा अवसर है जब अचानक आई और उनका नाम टिकट डायरेक्ट बातें होने लगी अपने आप में। अभी उन्होंने खुल के नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी करके, नहीं खुल के कह रही हैं वो, अच्छा, घूम भी रही हैं, कह भी रही हैं। ध्यान रखना भैया, हाँ, मदद चाहिए रहेगा, ये सब चीजें। लेकिन भाजपा है, सरप्राइज करती है बिल्कुल। तो ये 3 जरूरी विषय थे। मोहन मरकाम, सांसद विजय बघेल और वैशाली नगर की
सीट जिस पर हमने हल्की सी बात की, उस पर विस्तार पूर्वक हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए बिलाइट के साथ में। इस तरह के बाकी और भी आपको डिटेल में पॉलिटिकल चर्चा करते रहेंगे। आलोक तिवारी जी हमेशा आपको अपडेट रखेंगे और हम भी चाहेंगे कि आपको लगातार अपडेट रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। डिस्कशन कैसा लगा और कौन सी विषय जिस पर हम आगे बात करें वो कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद।